बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अबसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उनके पेट में गोली लगी है और जो इतला अभी तक रिपोर्ट हुई है, जो इस्लामाबाद से ख़बर आ रही है वो ये है कि वो अपने घर के बाहर वॉक कर रहे थे दिन के वक्त में और एक नामालूम शख्स उनकी तरफ आया, उसने उनके पेट में गोली मारी और फ़रार हो गया। अब तक की ये इतला है। और इसके बाद अबसार आलम साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो गाड़ी में थे उस वक्त, एक मोबाइल कैमरा से उनको शूट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे गोली लगी है और मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया है, ना मैं डरने वाला हूँ ना मैं हौसला हारूंगा। ये अबसार आलम साहब ने कहा। उनको इस बात का शक है कि उनको गोली मरवाई गई है। अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग इल्ज़ाम ISI के ऊपर डाल रहे हैं। यानी थोड़े दिन पहले अबसार आलम साहब ने एक ट्वीट किया था DG ISI फैज़ हमीद साहब के बारे में, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जब मैं चेयरमैन पेमरा था तो मैंने 92 चैनल को बंद किया, तो मुझे DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने मेरे पे दबाव डाला और मुझे कहा या तो बाकी चैनल भी सारे बंद कर दें या इसको खोलें। तो ये, और इससे पहले भी वो जर्नैलों के नाम लेकर ख़ास तौर पे ISI को टारगेट करते रहे हैं अबसार आलम साहब। अब उनके जो हमायती हैं अबसार आलम साहब के या नून लीग के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको ISI ने मारा है और ISI ने उनके ऊपर अटैक किया है। देखिए, इस वक्त जब तक तफ्तीश नहीं होती है बंदा पकड़ा नहीं जाता, और ये बंदा पकड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ISI खुद स्टेक पे है। ISI की अपनी इज्जत स्टेक पे है। अगर ISI ये बंदा भी नहीं पकड़ सकती ना, तो फिर ISI कोई और काम कर ले जाके, जिसने अबसार आलम को गोली मारी है। क्योंकि इस वक्त अबसार आलम को कोई भी गोली मारेगा, उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम ISI के ऊपर ही आएगा। अबसार आलम अगर अपने आप को खुद भी कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका इल्ज़ाम डायरेक्ट ISI पे आएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने ISI के ऊपर तनकीद की है। और ISI पे तनकीद करने के बाद फौरी तौर पे जब भी ऐसे कुछ बंदे को होगा तो उसका नुकसान जो है वो ISI को ही होगा, उन्हीं जर्नैलों को होगा जिनका वो नाम ले रहे थे। तो इस वक्त इसकी जो सबसे ज़्यादा जिसको इसका नुकसान हो सकता है अबसार आलम के बाद, यानी एक तो अबसार आलम ना, जिनको गोली लगी है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफ़ियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज़्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफ़ियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका ज़बान से जवाब दिया जाए और यहाँ आर्गूमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता, लिहाजा इससे अवॉइड किया जाना चाहिए। अब मामला ये है कि ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि उनको मुल्की इदारों ने उनके ऊपर अटैक किया है और इस्टेब्लिशमेंट या ISI जो है वो इसके पीछे ज़िम्मेदार है। हालांकि इसका सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता था इस गोली के लगने का, वो इन्हीं इदारों को हो सकता था, या खुदा ना खास्ता अबसार आलम साहब को कुछ हो जाता तो उसका नुकसान उन्हीं इदारों को होता और ये उंगली उन्हीं की तरफ उठती। तो अब ISI की जिम्मेदारी है कि वो विद इन फ्यू आवर्स, बहुत जल्दी, जल्द से जल्द इस बंदे को गिरफ्तार करें और बताएं इसने क्यों मारी। ये कोई चोर था, वो डकैती करने आया था, या ये बंदा कोई और साजिश करने आया था। क्योंकि देखिए, जब आप फ़ौज पे तनकीद कर रहे होते हैं उस वक्त आपको आकर अगर कोई मारता है, कोई तीसरा आदमी, तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? फ़ौज पे। तो इस बात को समझिए, कोई सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुलकर अबसार आलम साहब ने गुज़िश्ता चंद दिनों में कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे, कुछ ऐसे बयानात दिए थे जो मेरे ख्याल में वो बयानात गलत थे। इस तरह बयानात नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बयानात दिए थे। और उसके बाद उनको अगर नुकसान पहुंचता तो उन्हीं इदारों के ऊपर उंगली उठेगी जिन इदारों के बारे में उन्होंने बयानात दिए थे। बहरहाल ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसने मारा और क्यों मारा और वजह क्या थी। अब जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ना कि हुकूमत गई अभी गई, उन लोगों के लिए बड़ा मायूस कुन दिन था आज, और बहुत परेशानी वाला दिन था, फ्रस्ट्रेशन वाला दिन था। उनके दिल में लड्डू फूट रहे थे कि हुकूमत खुद ही जा रही है अपने बोझ के नीचे दब के। ये तहरीक लब्बैक वाले भी लाशें गिरेंगी, फजलुर रहमान साहब भी निकल आएंगे, हम भी निकल आएंगे, मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, चाहे मार्शल लॉ लग जाए या कुछ हो जाए, इमरान खान से जान छूट जाएगी अगर मुल्क में इमरजेंसी लग गई तब भी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इमरान खान तहरीक लब्बैक वालों से भिड़ जाएगा, और कल के खिताब के बाद उनको और ज़्यादा लगता था। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ कुछ थोड़ा सा मसलियत से काम लिया गया। इमरान खान चंद कदम पीछे हटे हैं, अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा, लेकिन चंद कदम पीछे हटे हैं, और इमरान खान ने अपने गले का मसला जो था वो उतार के बाकी सबके गलों में फिट कर दिया है। यानी जो सिर्फ उनके लिए पहले कल तक एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने बाकी सबके गले में भी डाल दी है।
कल अपनी कौम से खिताब में उन्होंने अपना असल मसला भी बता दिया, तहरीक लब्बैक का मसला भी बता दिया, तहरीक लब्बैक जो हल चाहती है वो भी बता दिया, और जो वो खुद करना चाहते हैं वो भी बता दिया, और अब मामला लाके पार्लियामेंट में रख दिया कि सारे बैठ के फैसला कर लेते हैं। तो ये एक ठीक पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल में। फैसला इमरान खान अकेला क्यों करे किसी सफीर को निकालने का, सारे मिलकर करते हैं। तो पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको खुल के बताता हूं कि पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं कहेगी, क्योंकि वो एक सेकुलर जमात है, वो कभी नहीं कहेगी, कभी भी नहीं कहेगी पीपल्स पार्टी कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से निकाल दें। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से निकाल दें तो उनका अपना नजरिया खत्म हो जाएगा, और अगर वो ये कहेंगे कि ना निकालें तो फिर उनके घरों के ऊपर जो है वो मुसल्लह जत्थे हमला करेंगे, डंडे लेकर आएंगे लोग, पत्थर लेकर आएंगे लोग, पीपल्स पार्टी को फेंटी लगेगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये पहली दफ़ा एक बुज़दिली दिखाई है। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब आसिया मसीह का मामला आया था, इमरान खान साहब ऑपरेशन कर रहे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज कह रहे हैं जी आपका डाला हुआ गंदा खुद ही साफ करो। यानी माजी में साथ खड़े हो गए थे। अगर इमरान खान ये फैसला करते कि तहरीके लब्बैक के लोगों को मारना है, ऑपरेशन करना है, तो शायद बिलावल साथ खड़े हो जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आओ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर फैसला करते हैं, तो बिलावल ने दौड़ लगा दी। वजह क्या है? वो ये भी नहीं कह सकते कि सफीर को निकालो, वो ये भी नहीं कह सकते कि सफीर को ना निकालो, सारे फंस गए। अब सफीर को निकालने का कहते हैं तो अपना जो सेकुलर का ठप्पा है वो हमेशा के लिए खत्म पीपल्स पार्टी के ऊपर से। और अगर वो ये कहते हैं कि सफीर को ना निकालो तो फिर उनको मुकाबला करना पड़ेगा बहुत सारे मजहबी तंजीमों का, बहुत सारे ऐसे जत्थों का जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो बिलावल ने बजाय फेस करने के दौड़ना मुनासिब समझा और इसमें से निकल गए। अच्छा, जो फैसला किया पीएमएलएन ने और जेयूआई ने, उन्होंने ये फैसला किया कि उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल तो किया है बिलाकर, बहुत दफ़ा किया है, और इनको आना पड़ा। वहाँ पे आके इन्होंने शोर शराबा किया, बातचीत हुई, और फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है अपोजिशन की कि आपको शाहिद खाकान अब्बासी के एक जुमले में नज़र आ गई। अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, नौजवान थे, तब से लेकर अब तक पार्लियामेंट में आ रहे हैं, कई दफ़ा वज़ीर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर रहे हैं। तो ये इस लेवल का आदमी जो है वो इतना सादा नहीं हो सकता कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहे कि मैं आपको जूता मार दूंगा। ये क्यों कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने? एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन का लेवल, जो उम्मीद लगाई हुई थी वो सारी टूट गई कि ये एक ऐसा झटका होगा जिससे ये हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने वही चीज़ें लाके इनके गले में फिट कर दी। आओ जी बैठो फैसला करो, मैं क्यों अकेला निकालूं सफीर को या अकेला रखूं सफीर को, आओ बैठो फैसला करते हैं। पहले भी उन्होंने इसको पार्लियामेंट के लिए लिखा था। जब लिखा था मुआहदे में तो ये नहीं लिखा था कि सफीर को हम निकाल देंगे, ये लिखा था, मैंने ये कल गौर किया प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद, ये लिखा था कि सफीर के निकालने का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। तो आ गया पार्लियामेंट में, अब सारे भाग रहे थे, कोई ये भी नहीं कह रहा था निकालो और कोई ये भी नहीं कह रहा था कि नहीं निकालो। कमेटी बनाई जा रही है जी, उसके अंदर बैठ के ये फैसला करेंगे अपोजिशन और हुकूमत मिलकर। पीएमएलएन भी दो राय पे खड़ी है। अगर वो कहती है कि सफीर को निकालो तो फिर नवाज शरीफ साहब तो बरतानिया में है, वहां मीडिया उनके पास पहुंच जाएगा, जनाब आपकी पार्टी ने कह दिया सफीर को निकालो फ्रांस के, ये आपकी किस तरह की आज़ादी है, सारे राय मियाँ साहब जवाब दें। तो मियाँ साहब फिर अस्पताल में ही दाखिल हो सकते हैं, वरना जवाब तो देना पड़ेगा। तो उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बरतानिया में रहते हुए, यूरोप में बिजनेस करते हुए, अपनी औलादें वहाँ पे, वहाँ की नेशनैलिटीज़, सारा ख़ानदान टब्बर वहाँ पे, और वहाँ पे वो सपोर्ट मिल रही है। अगर वो ये कह देते हैं कि सफीर को निकालो तो फ्रांस और बरतानिया के ताल्लुकात को पाकिस्तान से ज़्यादा तो नहीं है उनके, तो इसलिए वो नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अगर कहते हैं सफीर को ना निकालो तो यहाँ पे इनको जत्थे नहीं छोड़ेंगे। आपको याद नहीं है एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ था? आपको याद नहीं ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी थी? आपको याद नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब को यहाँ मस्जिद जो जामिया नईमिया के अंदर जूता मार दिया गया था? तो ये सूरत हाल इन्होंने भुगती हुई है। तो अब ये जो टायर हुकूमत के गले में फिट था उन्होंने उतार के सबके गले में फिट कर दिया। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो तय पा गई हैं कि तहरीक लब्बैक के लिए चाहे बहुत कुछ किया जाएगा लेकिन ये नहीं किया जाएगा। 4 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1, सिर्फ उन लोगों को रिहा किया जा रहा है जो एमपीओ के तहत बंद हैं। एमपीओ के तहत बंद हैं, सिर्फ उनको रिहा किया जा रहा है। 1960 का एक कानून है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। इसके तहत लोगों को नज़रबंद कर दिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है जब अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा हो। तो पंजाब में ये हुआ था। सिर्फ उन लोगों को रिहा किया जाएगा जिनको एहतियातन बंद किया गया था या पहले से पकड़ा गया था। नंबर 2, रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुकदमात वापस नहीं होंगे। जिन लोगों ने भी रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं,
LEA यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ, जो इदारे हैं उनके खिलाफ, पुलिस, रेंजर्स, बाकी लोगों के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाइयां की हैं पुरतशद्दुद, उनके ऊपर से मुकदमात वापस नहीं होंगे। नंबर 3, जिन्होंने अवाम के इमलाक को नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं वो भी वापस नहीं होंगे। रिक्शा चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, एम्बुलेंस तोड़ने वाले, गाड़ियां तोड़ने वाले, दुकानों को नुकसान पहुंचाने वाले, सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले, टायरों को आग लगाने वाले, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले, एम्बुलेंसों को रोकने वाले, उनके खिलाफ मुकदमात वापस नहीं होंगे। ये क्लियर है और ये गवर्नमेंट ने बताया। नंबर 4, तहरीक लब्बैक पर इंसदाद दहशतगर्दी की पाबंदी, जो पाबंदी उनके ऊपर लगी है, जो उनको कहा जाता है कलदम जमात, वो अब कलदम ही कहा जाएगा। उनकी पाबंदी ख़त्म नहीं की जा रही। सिर्फ उनका जो मेन मुतालबा था कि सफ़ीर का मामला लेकर आएँ पार्लिमान में, वो पार्लिमान में आ गया है और PMLN ने कहा इसके ऊपर डिस्कशन करें, इकट्ठे होकर बैठ के बात करते हैं। वो इकट्ठे होकर बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये है जी सारा लुबे-लुबाब कि इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी जो है ना, वो कल तक ये कह रहे थे क्यों नहीं हमला करते, क्यों नहीं मारते। जब उन्होंने मारना शुरू किया तो उन्होंने कहा क्यों मारते हैं, कितना जुल्म करते हैं। और जब उन्होंने दोबारा मुज़ाकरात किए तो उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, हार मान लिया आपने। तो ये किसी तरफ भी खुश नहीं होंगे। मेरे ख्याल में इन सबको इनके हाल पे छोड़ के हुकूमत ने डिसीजन ठीक लिया है। जब पार्लियामेंट मिलकर बैठ के फैसला करे, पीपल्स पार्टी तो वहाँ से भाग गई है, जो बाकी रह गए हैं वो बैठे हैं, बैठ के फैसला करें कि जनाब निकालना है सफ़ीर को या नहीं निकालना। निकालना है तो फिर आप सारे जिम्मेदार हैं, और अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं निकालने की तो फिर मियाँ साहब मुश्किल में आ जाते हैं, और अगर नहीं निकालते तो फिर यहाँ पे जत्थे इनके सामने है। अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन इन सबकी भी है जो थोड़ी देर पहले तक PTI अकेली की थी। तो ये तो होगी एक और चीज़। अब मियाँ नवाज शरीफ और कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में दो बड़ी अहम छोटी छोटी खबरें हैं, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब, एहतसाब अदालत के अंदर जो है वो 17 अगस्त 2020 को नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया था, और 1 अक्टूबर को उनकी जायदाद जो थी वो मुंसलिक करने का कहा गया था। तोशा खाना रेफरेंस जो है उसमें अब उनके ज़िम्मे जो है वो 4 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और 8 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स हैं। एक लैंड क्रूज़र गाड़ी है, 2 मर्सिडीज़ गाड़ियां हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, लाहौर, शेखुपुरा, मरी, एबटाबाद वगैरह में जायदादें हैं। तो इस हवाले से नैब ने रब्ता किया अदालत से और उन्होंने कहा जी ये सारी जायदादें हमें नीलाम करने के लिए अब आप हुक्म दें, हमें इजाज़त दीजिए, हमें जायदादों को नीलाम करें। आपने खुद उनको इश्तिहारी करार दिया है, आपने खुद उनकी जायदादें मुंसलिक की हैं, लिहाजा आप जायदादें बेच के हमें पैसे रिकवर करने दें, क्योंकि ये मुल्क का लूटा हुआ पैसा ही हमने वापस लेना है। तो मरीम नवाज साहबा ने कोई अपील तो की हुई है, इसको चैलेंज कर रखा है 1-2 जगह पे, मरी और छांगला गली की जो जायदादें उनको बचाने के लिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को कुछ जायदादों से तो हाथ धोने पड़ जाएंगे। दूसरा, कादी फ़ायद ईसा साहब केस में एक अहम मोड़ आ गया है। बड़े जज्बाती बयानात कादी फ़ायद ईसा साहब के आते हैं, उनकी अहलिया के भी आते हैं, लेकिन कहीं पे जवाब नहीं आता जो सवालात जजेस उठा रहे हैं। 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है और सदारत जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। और जज्बाती होने के ऊपर कई बार तनबीह की गई है कि जनाब जज्बाती होने की बजाय सवालात के जवाब दिए जाएँ तो बेहतर है। 3 सवालात उठा दिए गए हैं कादी फ़ायद ईसा साहब से। नंबर 1, क्या जस्टिस कादी फ़ायद ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक़ हैं? नंबर 2, बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम बाहर भेजी गई, क्या जस्टिस फ़ायद ईसा का इससे कोई कानूनी ताल्लुक़ नहीं है? नंबर 3, क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए इनका जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है? इन सवालात के जवाब आएंगे ना तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और ये केस हल के करीब पहुंच जाएगा। बड़े अहम नुकात उठा दिए हैं मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस केस के हवाले से, और आने वाले दिन के अंदर ये केस भी आपको मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने, लोग चाहे तनकीद कहें, चाहे ये कहें कि डर गए, भाग गए, बुज़दिल हैं, कुछ भी कहें, लेकिन इस मामले को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है तो इससे ये पता चलता है कि पॉलिटिकली हैंडल किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अब उतनी मुसीबत है जितनी अकेली PTI के लिए थी। नंबर 1। नंबर 2, अबसार आलम साहब का मुजरिम अगर ISI ना पकड़ सके और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और फ़ौज ना पकड़ सके तो ये उनकी कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो फिर अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने अबसार आलम के ऊपर गोली चलाई है तो फिर उनको वो भी चुप करके मान लेना चाहिए अगर बंदा नहीं पकड़ सकते तो। क्योंकि अगर बंदा पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर एक बंदा एक सहाफ़ी को पोश एरिया में गोली मार के गायब हो जाता है और ISI के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है और ISI उसको बेनकाब नहीं कर सकती, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको फिर वो इल्ज़ाम से ज़्यादा देर तक भागना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।